अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरे साथ बहुत मोहतरम मेरे दोस्त, मेरे भाई और इंतहाई काबिल डॉक्टर बुरहान अशरफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से ज़माना तालिब इल्मी से मेरी एक दोस्ती है और ये दोस्ती वक्त के साथ साथ इनको मैंने आगे बढ़ते फलते फूलते तरक्की करते और एक काबिल हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर बनते देखा। और एक ऐसा जर्नी जिसमें इन्होंने खुद एक एंटरप्रेन्योर भी बने कि इनका जो सफ़र है वो एक क्लिनिक पे तकरीबन 5000 ये सर्जरीज कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक पूरा सेटअप शुरू किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मैं कभी बात करता हूँ, बहुत बड़ी वजह ये है कि मार्केट में बहुत से क्वैक्स हैं, बहुत सा फ्रॉड है और ये अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने वाली बात है जिसमें आप खुदा न खास्ता किसी ऐसे शख्स से हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं जो आप बाद में बीमारी कैरी कर लेते हैं, कोई इन्फेक्शन कैरी कर लेते हैं, या फिर वो रिजल्ट्स नहीं आते और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगने की बजाय और बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी मेरा दोस्त मेरे सर्कल में खैर का काम कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाए, उसके साथ बातचीत भी की जाए और वो जो अच्छे काम कर रहा है वो दूसरों तक भी पहुँचे। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि इंतहाई पाकिस्तान के पढ़े लिखे काबिल हेयर ट्रांसप्लांट के सर्जन हैं, डॉक्टर हैं और ये उन चंद लोगों में शुमार इनका होता है जो उंगली पे गिने जा सकते हैं, जो बाकायदा बाहर से क्वालिफाइड हैं, यूके से इन्होंने टॉप की जो मेडिकल के इंस्टीट्यूट से वहाँ से पढ़ा, डिग्रीज़ ली, मेहनत की और अपना मकाम बनाया। अब डॉक्टर साहब के साथ जो मेरे सवाल हैं, ये सवाल भी मेरी टीम जो हमारी पहले से वीडियोस हैं, डॉक्टर साहब के साथ पहले भी काफ़ी वीडियोस हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं और उससे बड़ी दुनिया को फ़ायदा मिला है, बड़ी दुनिया दुआएं देती है डॉक्टर साहब को, मुझे भी। तो वहाँ जो सवाल रह जाते हैं, बड़े लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछते हैं, फेसबुक क्वेश्चन पूछते हैं, या हमारी टीम से रब्ता करते हैं कि जी डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लें। तो वो सारे सवाल फिर हम इकट्ठे करते हैं और डॉक्टर साहब के सामने रख देते हैं। काफ़ी अरसे बाद बैठना हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर बार एक ही बात से शुरू करता हूँ कि आपका मोहब्बत है, प्यार है कि आप इतने अच्छे टॉपिक पे बातचीत के लिए बुलाते हैं जिस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। और इससे मेरी कोशिश होती है कि हम जितना सच बोल सकें, जो अवेयरनेस दे सकें लोगों को, वो देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बड़े ही ना बेसिक कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने शायद पहले मिस किए हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज बड़े रेलिवेंट है, पूछे जाते हैं। नेचुरल हेयर लाइन क्या होती है और ये कैसे बनती है और क्या बनाई भी जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती? 2-3 चीज़ें हैं। कोई भी जब कोई शख्स ट्रांसप्लांट के लिए आता है उसकी कोशिश होती है उसकी नेचुरल लुक बन जाए। अब 2 चीज़ें हमने माइंड में रखनी होती हैं। एक तो जो अल्लाह ताला ने नेचर ने हेयर लाइन बनाई है वो बनाना किसी के बस की बात नहीं है, हम उसके पास जा सकते हैं। अब कोई बंदा मेरे पास आता है जिसकी उम्र 30 साल 32 साल है, उसने अपने बाल अपनी हेयर लाइन देखी थी 18-19 साल की उम्र, जिसका उसका हेयर लाइन पीछे जाने लगी। उसकी कोशिश होती है कि वो नीचे माथे पे वो वाली हेयर लाइन बनवा ले। तो मैं इस तरह के पेशेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर आपका हेयर लॉस नहीं भी होता ना तो भी एज के साथ साथ थोड़ी सी हेयर लाइन पीछे जानी थी। दैट इज़ अ मेल करेक्टर, इंसानी जिस्म का एक करेक्टर है। तो आप 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में वो हेयर लाइन बनवाओ जो आपकी इस उम्र में होती है, अगर आपका हेयर लॉस ना होता, जो ऑब्वियसली थोड़ी सी पीछे होती, थोड़ी सी हाई होती। अगर आप इस एज में नीचे वाली हेयर लाइन बनाओगे तो वो डिज़ास्टर हो जाएगा। बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नॉन क्वालिफाइड क्लिनिक से इस तरह की हेयर लाइन्स बनाई होती हैं कि बिल्कुल माथे पे हेयर लाइन है, वो आते हैं कि अब इसको निकालें, क्योंकि वो एक सोशल स्टिग्मा बन जाता है, बजाय इसके अच्छा लगने के वो बुरा लगने लग जाता है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई अपनी नेचुरल हेयर लाइन के पास हेयर लाइन बनवाओ। दूसरा, इरेगुलरिटी है, जो भी हेयर लाइन हम बनाते हैं उसकी सॉफ्ट मार्जिन है, इरेगुलरिटीज़ के साथ है। स्ट्रेट हेयर लाइन, नीचे हेयर लाइन हमेशा बुरी लगेगी। मैं बल्कि कुछ आपको पिक्चर्स भी दूंगा जो साथ साथ चल रही होंगी इसमें, कि अगर आप हेयर लाइन नीचे बनवाएं तो इस तरह की डिजास्टर्स लुक आती है कि एक अच्छी लुक की बजाय वो एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट होने लग जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आजकल ना बड़ी कई नई टर्म्स आई हैं, उसमें एक्सोसोम है और ये क्या को बड़ा मिरेकल है, बड़ा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है और इसके साथ बहुत कुछ जोड़ा जाता है जी, बिल्कुल 180 चेंज हो जाता है, 360 चेंज हो जाता है। ये क्या है बेसिकली और इसकी हकीकत क्या है? देखिए, जब से हेयर लॉस है इसमें तरक्की हो रही है, सो न्यू थिंग्स आर कमिंग। एक्सोसोम एक वन ऑफ द न्यू थिंग्स है। हमारी अपनी बॉडी के सेल्स भी एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेट करने के लिए स्मॉल पैकेट्स या सेल्स देते हैं, वो स्मॉल ग्रोथ फैक्टर्स के पैकेट्स देते हैं जिनको एक्सोसोम कहा जाता है। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि हमने वही लैब में बनाने शुरू कर दिए। कुछ प्लांट से आगे, कुछ एनिमल सोर्सेज से आगे, कुछ इवन ह्यूमन सोर्सेज से भी आने लग गए हैं।
अब ये एक्सोसोम क्या करते हैं, जो आपके बालों की जड़ है उसको ग्रोथ फैक्टर देते हैं। अच्छा। उसमें जो सोजिश हो रही है, जो उसका ग्रोथ साइकिल बंद हो गया है, ये उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो आपका हेयर लॉस कम करेगी, जो आपको बालों को एक रिवाइटलाइज करेगी, उनका साइकिल लंबा करेगी, लाइफ साइकिल लंबा करेगी। लेकिन जो आजकल एक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट की रिप्लेसमेंट है, स्टिल इट इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट। ये एक स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है जो बालों को गिरने से रोक रही है। इसके साथ साथ आपको बाकी हेयर लॉस मेडिसिन भी यूज़ करनी है, और साथ साथ आपने अपने सर्जन के मशवरे से ट्रांसप्लांट के लिए भी जाना है। प्लस जो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड टिल नाउ। अच्छा, अभी तक अप्रूव नहीं? अभी तक FDA अप्रूव्ड नहीं है। तो कई मुल्कों में तो अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अलाउ भी नहीं है ये। अच्छा, यहाँ तो एक्सोसोम हुआ है, वो तो इलेक्शन करवाया जाए तो जीत जाए ये क्या वजह है? अब यही बात है कि मार्केटिंग स्टंट्स, मार्केटिंग स्किल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। कुछ लोगों में रिजल्ट आते भी हैं, मतलब अगर आप 100 बंदों का एक्सोसोम करेंगे, 5, 7, 10 में इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा कि स्किन काली हो जाएगी, छोटे छोटे पतले बाल आ जाएंगे, स्किन काली का मतलब ये है। लेकिन इट डजेंट मीन कि हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत खत्म हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा, एवरी 3 to 6 मंथ्स करना पड़ेगा। फिर जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व है दैट इज़ ह्यूज। अगर आप एक अच्छा अमेरिकन ब्रांड के एक्सोसोम लगवा रहे हैं, वो लाखों में है, और आपको हर 3-4 महीने के बाद वो रिपीट करना पड़ रहा है। तो आप देख लें ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कहाँ पे गई, एक्सोसोम की कॉस्ट कहाँ पे गई। फिर ट्रांसप्लांट के बाद आपको एक लाइफ लॉन्ग एवर लास्टिंग ट्रस्ट बिल्डिंग रिजल्ट मिल रहा है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। एक्सोसोम में तो आपको हर वक्त ये है कि आपने करना है ट्रीटमेंट, और वो कभी भी आपकी हेयर लाइन उस तरह रिगेन नहीं कर सकेगा, सिर्फ पतले पतले बाल होंगे जो सर की स्किन को कवर करेंगे। सो एक्सोसोम इज अ स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है। मेरा अभी तक का वर्जन जी है, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ आरा हो सकती है। हाँ। अच्छा, अब कईयों के ना जी वो डोनर एरिया बहुत ही वीक होता है। यानी मैं तो आपके साथ रह के ना, कोई दोस्त मिलता है तो मैं उसका, वो कहते जी मैंने बाल लगवाने, मैं खुद ही उसका डोनर एरिया देखने लग पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ यार तेरा डोनर एरिया बड़ा ही वीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हैं और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो जिसका डोनर एरिया बहुत वीक है, और बहुत वीक होने की भी निशानी क्या है, आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली बता दीजिए, उसे क्या करना चाहिए? डोनर एरिया वीक वाले भी बहुत से पेशेंट्स हैं मेरे पास। अभी कल की बात है, एक पेशेंट स्पेशल इटली से हमारे पास आए, और जब हमने उनका डोनर एरिया देखा, पिक्चर्स में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जब फिजिकली देखा तो वो इस काबिल नहीं था कि ट्रांसप्लांट हो सके। अब वो क्यों नहीं इस काबिल था? क्योंकि एक पहला सेशन टर्की से हो चुका था जिसमें इतने ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल लिए गए थे कि डोनर बिल्कुल डैमेज था, और फ्रंट पे वो ग्रोथ भी नहीं हुई। एक सिनेरियो तो ये आ गया। अब उनके पास बहुत कम ऑप्शंस रह जाती हैं जिसमें कि हम डोनर एरिया को इम्प्रूव करने की ट्राई कर लें, जो अवेलेबल बाल हैं उस पर 1-2 साल मेडिसिन करके थोड़ा बेहतर हो जाए तो हम हेयर लाइन थिक कर लें, या उनको नॉन सर्जिकल ऑप्शन जैसे हेयर रिप्लेसमेंट पैचेस के ऑप्शन दे दें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डोनर वीक है ड्यू टू सम विटामिन डेफिशिएंसीज या हार्मोनल चेंजेस, उनका भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ लेकिन डोनर एरिया वीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं ये कहता हूँ, आप 6 महीने साल पहले डोनर एरिया की ट्रीटमेंट करो, फिर आप ट्रांसप्लांट में जाओ। बजाय इसके कि जो आजकल ये भी काफ़ी क्लेम चल रहे हैं कि वीक डोनर एरिया से इतने हज़ार बाल लगवा के आप पूरा कवर करवा लें। बाल लगाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप मेरे पास भी आएंगे, मैं भी बेतहाशा बाल निकाल के लगा के सर कवर करके उस दिन आपको होश भेज दूंगा, लेकिन 6 महीने के बाद कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि पतले वीक बाल लगे हुए हैं, कटे हुए बाल लगे हुए हैं जो ग्रो ही नहीं करेंगे। सो पेशेंट के लिए अगले रास्ते भी बंद हो जाएंगे। पहले आप डोनर एरिया इंप्रूव करें, फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। और उसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ब्लड टेस्ट पे जाते हैं, जिसमें देखते हैं उसका विटामिन के लेवल्स क्या हैं, हार्मोनल लेवल्स क्या हैं, उसके बाद इसका मेल पैटर्न जो है वो कितना एग्रेसिव है, उसके मुताबिक उसको मेडिकेशन प्लान करते हैं। डोनर एरिया पे PRP के सेशंस मैंने देखा है बड़े अच्छे इंप्रूवमेंट देते हैं। जो एक्सोसोम्स की हमने बात की, ये डोनर एरिया के बालों को इंप्रूव करने में काफ़ी हद तक एक अच्छी सपोर्टिव ट्रीटमेंट आ जाती है। तो सारी चीज़ें करके 6-8 महीने में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं, नॉट 100% बट 50-60% ऐसे यंग लड़के होते हैं जिनका हम डोनर एरिया इंप्रूव करके ट्रांसप्लांट का अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत आला जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक शख्स है जिसने अभी सोचा भी नहीं है उसने ट्रांसप्लांट करवाना है, लेकिन उसके बाल ना कम होना शुरू हो गए, और ये बहुत से बच्चे, यंग बच्चे आते हैं, वो सवाल कर रहे होते हैं कि जी हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए। एहतियाती तदाबीर क्या है कि बाल झड़ना बंद हो जाए? मतलब से वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन जो मुझसे क्लिनिक में पूछा जाता है, यंग लड़के या यंग बच्चियाँ भी हमारे पास काफ़ी आ रही होती हैं। 2-3 चीज़ें। एक तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो एक शुरू हो जाता है अनफॉर्चुनेटली 18, 19, 20 साल, 22 साल की उम्र में यंग लड़कों में शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसीज इवन मेल्स में आ जाती हैं कई बार, फिर हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। तो मैं इन सबको पहले सॉर्ट आउट करता हूँ। कई बार होता है हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं, कई बार होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता चल रहा था ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। फिर मैं पेशेंट को गाइड करता हूँ भी आप अभी से बाल बचाने शुरू करो अपने, अब मेडिकेशन यूज़ करनी शुरू करो। जैसे स्प्रेज के मैं बहुत हक में हो गया, आप हेयर लॉस स्प्रे जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड आप यूज़ करें,
और लंबे अरसे तक यूज़ करें, तो वो पेशेंट का क्वेश्चन आगे से ये होता है कि हम कितना अर्सा यूज़ करें, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि आप रोज़ाना सुबह उठ के टूथब्रश भी तो करते हैं ना, एंड यू हैव टू डू इट फॉर होल ऑफ योर लाइफ। तो आप उसके साथ ही अपना स्प्रे रख दें, टूथब्रश करने में आपको 5 मिनट लगेंगे, स्प्रे लगाने में आपको 10 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इस पे काफ़ी लोग कन्विंस हो जाते हैं स्प्रे लगाने पे कि आप डेली बेस पे जो 100, 150, 200 बाल गिर रहे हैं और नीचे से नया नहीं निकल रहा, उस रूट को, उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करते रहें कि वहाँ नीचे से नया बाल कम से कम पतला ही निकले, निकलता रहे, प्रोसेस आपका डिले हो जाए। आपने 2-3 साल में अगर आपका हेयर लॉस होना है 7-8 साल तक चला जाए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो ऑब्जर्वेशन मेरे पास आई है, जो आजकल यंग बच्चे बच्चियों में हेयर लॉस हो रहा है 17-18 से 22-23-24 साल में, फास्ट फूड इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। अच्छा, मतलब इतना सर्ज है इस वक्त हमारे पास। ये जंक फूड है ना बेसिकली जंक फूड एक ज़्यादा अच्छा वर्ड है उसके लिए, कि हमारे पास आगे फ्रंटल हेयर लॉस तो है ही, पीछे डोनर एरियाज भी वीक हो रहे हैं, वीक डोनर की बात भी यहाँ पे आ गई। सो पेशेंट को मैं ये लाजमी गाइड करता हूँ कि अगर आपने मेरी ट्रीटमेंट करनी है, साथ आपने ये कमिटमेंट करनी है कि आप जंक फूड बंद करें, आप नेचुरल डाइट पे आएँ, आप फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, मीट पे आएँ, तो आपका ऑटोमेटिकली कुछ अरसे में आपका काफ़ी बेहतर हो जाएगा, हेयर लॉस या डोनर एरिया इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हेयर स्प्रे हैं ये करते क्या हैं? बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। अभी तक FDA ने 3 चीज़ें अप्रूव की हैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 1 इज़ माइनॉक्सिडिल, क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्ट है जो बालों में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है जब आप स्प्रे की फॉर्म में लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। जब बालों की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी, ऑटोमेटिकली उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उनकी ग्रोथ बेहतर होने लग जाएगी। ये FDA से अप्रूव्ड है हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल फॉर्म में। अब ये खाने वाली फॉर्म में भी, टैबलेट में भी आ गया हुआ है। दूसरी चीज़ है फिनेस्ट्राइड। ये फिनेस्ट्राइड उस हार्मोन को ब्लॉक कर रहा है जो यहाँ पे आके हेयर फॉलिकल को गिरा रहा है, ये उसको जाके ब्लॉक करता है। ये एग्जैक्ट जिसे कहते हैं पिन पॉइंट मैकेनिज्म है। ये टैबलेट फॉर्म में, अच्छा अब ये स्प्रे फॉर्म में आ गया। सो अल्टरनेटिवली रिवर्स चीज़ें हमारे पास आ गई। तीसरी चीज़ जो FDA ने अप्रूव की है वो लेज़र कॉम्ब है, या लेज़र कैप अप आ गई हुई है, जो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे लेज़र लाइट डिलीवर करती है जिससे बाल थिक होते हैं। इसके अलावा जितनी ट्रीटमेंट्स हैं, आप मल्टीवाइटामिन्स कह लें, आप वो डिफरेंट तरह के बाकी कॉस्मेटिक स्प्रेस कह लें, या आप एक्सोसोम्स कह लें, ये सब के सब स्पोर्टिव और ट्रायल बेस पे हैं अभी तक। इनका सॉलिड एविडेंस नहीं है अभी तक। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब मर्द हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, औरतें भी करवाती हैं? फीमेल्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हेयर लॉस का, या हेयर ट्रांसप्लांट का भी इवन, जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, फीमेल्स में हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक टैबू समझा जाता है कि बाल गिर रहे हैं, जाके डॉक्टर को दिखाना है, तो बड़ा एक फियर फैक्टर होता है। फीमेल में भी जैसे मेल पैटर्न हेयर लॉस है, इस तरह एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक प्रॉपर एंटिटी है और बेतहाशा फीमेल्स को होता है। उसकी भी सबसे मेन वजह जो है वो हार्मोनल है, जैसे PCOS या कोई बाकी फीमेल हार्मोन ऊपर नीचे होना। उसमें ये करते हैं कि हम पहले उनके हार्मोन सेटल करते हैं, हार्मोन सेटल करके विद कॉम्बिनेशन ऑफ हर गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो किए, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट से इंप्रूव हो गया, ठीक। अदरवाइज हमें फीमेल्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट कई बार करना पड़ता है, स्पेशली हेयर लाइन लोअरिंग, जिनका जेनेटिकली हेयर लाइन ऊपर होती है, या फीमेल पैटर्न ऐसे आता है कि हेयर लाइन ठीक होती है, दरमियान में थिनिंग हो जाती है, तो हमें वहाँ पे बाल लगाने पड़ते हैं। फीमेल्स में भी ट्रांसप्लांट है, फीमेल्स में भी हेयर लॉस मैनेजमेंट है। सिर्फ ये बात मैं यहाँ पे सबको मैसेज देना चाहूँगा कि दिस इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़। आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, आपका ये इशू सॉल्व हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ये टैबू है एक ना, ये बहुत बड़ा एक टैबू है। औरत जो है वो ट्रांसप्लांट कर, लेकिन ये वैसे करवाया जा सकता है? बिल्कुल होता है, हमारे पास काफ़ी पेशेंट, फीमेल पेशेंट्स हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। अच्छा, फिर बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन लगेगा आपको, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद बाल गिरना बंद हो जाते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन। मैं अपनी अक्सर पहले भी अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, हर बार ये बात कहता हूँ कि मैं हेयर लॉस या हेयर रेस्टोरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। हेयर रेस्टोरेशन का 30% पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट, 70% पार्ट है हेयर लॉस मैनेजमेंट। हेयर ट्रांसप्लांट में हमने कोई नया बाल ऐड नहीं किया। अगर आपके सर पे आज 30,000 जड़ें हैं और आप ट्रांसप्लांट के लिए आए, तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आपके सर पे 30,000 जड़ें ही रहेंगी। हमने सिर्फ डोनर एरिया से कुछ ग्राफ्ट निकाल के आगे लगा दिए, ठीक। लेकिन जो आपके डेली बेस पे 100, 150, 200 बाल गिर रहा है और आप उसको नहीं बचा रहे, तो आप अपना 70% पार्ट मिस कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, आपके 1 साल में 2,000 जड़ें गिरनी थी, वो ट्रीटमेंट की वजह से सिर्फ 500-700 गिरी या 1000 गिरी, 1000 आपने बचा ली, तो आपने 2-3 साल में एक सेशन जितने अपने बाल बचा लिए, एक ट्रांसप्लांट के सेशन जितने बाल बचा लिए। ठीक है। तो मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ भाई मेरा काम सिर्फ 30% है, 70% आपने खुद करना, कई सालों तक करना है। जब हमने माइनॉक्सिडिल की बात की, फिनेस्ट्राइड की बात की, हेयर लॉस मैनेजमेंट की, PRP की बात की, वो सब के सब उस 70% पार्ट में फिट इन करते हैं।
नहीं तो ये होगा कि ट्रांसप्लांटेड बाल रह जाएंगे, पीछे से सारे बाल चले जाएंगे, तो एक अजीब सी सिचुएशन आपने देखा होगा, कई पेशेंट्स में बन जाते हैं कि सिर्फ ट्रांसप्लांटेड बाल है, बाकी सारे बाल साइडों से नीचे आ गए, तो वो एक बजाय इसके अच्छा लगने के और बैड इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है उसमें। अच्छा, मैं आपके क्लिनिक क्योंकि आता रहता हूँ, दोस्ती है, आजकल तो रमज़ान है लेकिन वैसे कभी कॉफ़ी पीने भी आ जाता हूँ, आपसे कप लगाने आ जाता हूँ, एक आपके साथ एक बड़ी पुरानी एक कह लीजिए भाईबंदी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए। मैं आता हूँ तो हर दफ़ा कुछ ना नया हो रहा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपके क्लिनिक को मैं विज़िट करता हूँ तो हर दफ़ा एक नई जहत उसमें खुलती है। क्या हो रहा है जी नया, और नई चीज़ें क्या आपने ऐड की हैं? आज से कुछ अर्सा पहले हमने इसी क्लिनिक में कहा था कि हम एस्थेटिक साइड पे सारी पूरी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक प्रॉपर क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट भी हूँ। तो हमने अब ये किया कि हमने स्किन ट्रीटमेंट्स भी शुरू कर दिए, उसके भी फर्दर 2 सेगमेंट्स रखे हैं, क्योंकि हम इसको बड़ा सिस्टमेटिकली करना चाह रहे होते हैं। एक है क्लिनिकल डर्माटोलॉजी, जिसमें स्किन डिजीज़ हम सारी ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें एक्नी या पिगमेंटेशन या सोराइसिस, एक्जिमा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी है एस्थेटिक पार्ट, जिसमें लेज़र हेयर रिमूवल है, हाइड्राफेशियल्स हैं, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स हैं, स्किन वाइटनिंग या ग्लो प्रोसीजर्स आप कह सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने उस पार्ट में भी रखी हैं। और अब क्योंकि हम इसको लॉन्चिंग फेज़ में आए हुए हैं, तो हम इसमें बड़े अच्छे डिस्काउंट्स या जैसे कह रहे हैं कि वो भी सारे कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, सो दैट कि पेशेंट्स को क्वालिटी मैटर भी यहाँ पे मिले और पता चले, अवेयरनेस एक अच्छी क्रिएट हो। इस सब के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बड़ी अंडर रेटेड चीज़ है, बड़ा मिस सेगमेंट है, हमने मेल्स के लिए ये सारे सेगमेंट रखे हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा एस्थेटिक सिर्फ फीमेल मार्केट को, ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे होते हैं। हमारे पास मेल्स के लिए सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो ट्रांसप्लांट के लिए आ रहे हैं वो बाकी सारी ये ट्रीटमेंट भी करवा के जाएं, तो दे विल गेट सिर्फ बालों के साथ साथ तो बाकी चेहरे से भी जवान नजर आए। ठीक है, बहुत आला। डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया जी। और तमाम जो सुनने वाले हैं वो डॉक्टर साहब की टीम से रब्ता करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगा, और इस वक्त भी नंबर का जो टिकर है वो चल रहा होगा। तो मैं खुद डॉक्टर साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो डॉक्टर साहब ने किया हुआ, तो मेरी अगर आप लुक देखें 4-5 साल पहले वाली और अब वाली, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप सबका भी बड़ा शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।